नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका वीडियो का एग्जाम था यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, 2018 वाला, वो आपका जो री एग्ज़ाम होना था वो आपका शेड्यूल हो चुका है, जो कि आपका 26 जून और 27 जून 2023 को होने वाला है। तो अब आपके सामने समस्या ये आ रही है कि अब जो एग्ज़ाम हमारा इतने साल पुराना था वो नए तरीके से होगा कि पहले ही वाले तरीके से होगा। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो वैसा ही रहने वाला है, लेकिन अब हमें जो हमारी तैयारी थी उसको बेहतर करने का समय आ गया है, क्योंकि अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे जो आने वाला एक महीना है, इस एक महीने में हम अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर सकें कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका आसानी से क्रैक हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने होंगे अपने दिमाग में कि हमको तैयारी किस आधार पर करनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर के हम तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली हमको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वीडियो के री एग्जाम के लिए, इसमें आपके सामने हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सामने लेकर आएंगे, तथा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन बने वो तो हम कर ही लेंगे आसानी से, और उनसे जो जो बनने की संभावना है वो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, एक बड़ा आइडिया आपके दिमाग में, ब्रॉड आइडिया आएगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम आपके सामने आज जो पहली वीडियो लेकर आए हैं, इसमें जो 5 जून 2016 को आपका लेखपाल का उसका वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसको यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन थे, क्योंकि पहले पैटर्न थोड़ा अलग था, तो 30 जो जीके के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और उन क्वेश्चन को हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय को बर्बाद करते हुए, क्योंकि ये समय बहुत ही कीमती है, यहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं 5 जून 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था वीडियो के एग्जाम का। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, वो क्या था, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 ईस्वी में, तब महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे टॉपिक भी साइड में लिख सकते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जितने भी राष्ट्रीयवादी आंदोलन हुए हैं, देखो उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आपके, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप जब भी जीके तैयार करें तो वहाँ पे जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उनको एक बार जरूर देख कर जाएं, और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो भी आपको देख करके जाना है। तो फिलहाल जो आपका इसका आंसर तो हो गया बी, लेकिन आप थोड़ा डीपली इसके बारे में समझते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, करो या मरो का जो नारा है भारत छोड़ो आंदोलन है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, यही हमारा क्वेश्चन था। अब 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन जो भाषण चल रहा था उसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में, और कब करो या मरो का नारा दिया गया था, 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ये भाषण को क्या कर रहे थे, दे रहे थे, तब ये नारा दिया गया था। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक बॉम्बे सत्र अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यहां से देखो क्वेश्चन क्या बना कि अगस्त आंदोलन को किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या लिखा है। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जन विरोध में भारत में एक ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल का आह्वान किया था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारत छोड़ करके जाएं, यहाँ पे हमारे देश को क्या करें, आज़ाद करें। ठीक है, इसी को लेकर के यानी भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए जो आरबीआई है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 में ₹1 का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र जारी किया, जिससे कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वराज या ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपका जो पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र कब जारी किया गया, 26 जनवरी 1930 को ये जारी किया गया। ठीक है, अब गांधी जी ने एक आंदोलन और चलाया था जो डांडी मार्च था, इसको नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी एक आपका इंपॉर्टेंट आंदोलन था, जैसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1919 से लेकर के 1924 के बीच में चला था। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो ये आंदोलन था इस्लामी राष्ट्रवादी जो विरोध अभियान था, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश भारत में शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, तो ये तुर्क के जो खलीफा थे उनके खिलाफ ये किया गया था। तो यहाँ पर आपने देखा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकते थे
थे वो आपने यहाँ पे समझ लिए। तो देखो डेफिनेटली वीडियो थोड़ा खिंच सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो आपका बिल्कुल क्लासीफाई, एक वेल मेंटेन कंटेंट है आपका, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने देखा दूसरा टॉपिक, पहले आपने देखा कि आंदोलन से क्वेश्चन बन रहे थे, दूसरा आपने देखा कि जो दिवस हैं उन सभी महीनों के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, थीम हैं, ये भी आपको क्या करना है, याद करके जाना है। तो मैं तो कहता हूं आप एक नोटबुक और पेन लेके रखिए, क्योंकि आप उसमें ये भी नोट करते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिक को हमको देख के जाना है। जैसे मैंने पहला टॉपिक लिख दिया आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से बना, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट थीम एंड डेज से बना। तो ये टॉपिक आप नोटिस करते जाइए और इनको आपको एग्जाम से पहले कम से कम 2 या 3 बार रिकॉल करके ही जाना है। मैं तो यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन आप खुद से करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अब इससे संबंधित जो इसका इतिहास है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से, ठीक है, वो उसको थोड़ा हम आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, दुनिया भर में महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों का उत्सव है। यह हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली बात क्लियर हो गई हमारी। आगे देखेंगे, यह महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन का एक केंद्र बिंदु है, जिसमें लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी, प्रजनन अधिकार, ठीक है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे विषयों के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। और जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसमें ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप में 20वीं सदी की शुरुआती श्रम आंदोलन से उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि जो आपका इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपका जो 20वीं सदी के आंदोलन हुए थे, कहाँ? उत्तरी अमेरिका और यूरोप में। जब ये आंदोलन ज़्यादा मात्रा में फैले पूरे वर्ल्ड वाइड में, तब आकर के इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। माना जाता है कि इसका पहला संस्करण 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क सिटी में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था। कितना डीप क्वेश्चन, गहरा बन सकता है कि जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आपका ऐसा माना जाता है कि 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क शहर में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा इसे आयोजित किया गया था महिला दिवस को, ठीक है। ओके, अब क्या इसमें होता क्या है कि दुनिया भर में कई रूपों में यह मनाया जाता है। कुछ देशों में यह एक सार्वजनिक अवकाश है और यह सामाजिक और राजनीतिक रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और कई तरीकों से और भी मनाया जाता है। कुछ लोग इसको राष्ट्रीय अवकाश भी मानते हैं, ठीक है, कुछ स्थानीय अवकाश भी मनाया जाता है, ठीक। यहाँ पे आंदोलन के विषय के आधार पर इस दिन को मनाया था कि किन किन चीज़ों को लेकर, किन किन टॉपिक को लेकर इनको महिलाओं को जागरूक करना है। 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, ठीक है, इसकी आपको विषय याद रखना, थीम याद रखना है, क्या है? ब्रेक द वॉइस फोर्स्ड बाय मिलियन वर्ल्ड वाइड। ये इंग्लिश में देख सकते हैं, ब्रेक द वॉइस फॉर्स्ड बाय मिलियंस वर्ल्ड वाइड। ये 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, उसकी ये थीम थी। तो आपने ये देखा पूरा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही गजब का है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल पीडीएफ तो मिलेगी, साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बाद में जो आपको एक एंड में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने क्या है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सभी को इसका आंसर आ गया होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको रिकॉल करके जाना है, क्योंकि ये भैया आर या पार की लड़ाई है इस बार, ठीक है। तो यहां पे आपके ग्रह से क्वेश्चन बने तो आपको पूरा सोलर सिस्टम तैयार होना चाहिए, ठीक है। कितने ग्रह हैं, किनके बीच में एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड, किसके घूर्णनकाल क्या है, किसका नाम क्या है, तो किसके कौन से उपग्रह हैं, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो लाल ग्रह है, इस रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? सभी लोग जानते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, जानकारी क्या है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, और केवल बुध ही सबसे पहला छोटा है। तो मतलब पहला सबसे छोटा बुध है और दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा? आपका मंगल ग्रह है। लेकिन अगर हम बात करें क्रम की, सबसे पहले क्या आता है? शन। ये है सन के बाद जो पहला आपका आता है कौन सा? बुध ग्रह आता है, फिर आपका शुक्र ग्रह आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर इसके बाद मंगल आता है। तो इसका जो क्रम देखेंगे तो चौथा है, ठीक है। इसे अंग्रेजी में लाल ग्रह के रूप में भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है यहाँ की मिट्टी में, इस कारण से इसको लाल ग्रह के रूप में भी माना जाता है। और क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि लाल ग्रह यहाँ पे जो रोमन देवता का नाम है उनके आधार पर भी इसको लाल ग्रह कहते हैं, अलग अलग माइथोलॉजी है। मंगल की सतह पर मौजूदा आयरन ऑक्साइड के प्रभाव कारण इसका एक लाल रंग है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यह एक पतला वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है और इसकी सतह की विशेषताएं चंद्रमा और जो घाटियाँ, रेगिस्तान, ये बर्फीली, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जितना भी पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, चाहे पृथ्वी, सभी ग्रहों को लेकर के बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो भी आपके कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम क्या है? ओलिपस मेंस, ठीक है। और यहाँ पर आपका सबसे ऊंचा पर्वत भी है आपका निक्स ओलंपिया करके, वो भी आपका कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर ही है। तो पूरे यूनिवर्स का हम कह सकते हैं, अपने पूरे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और अगर हम सबसे बड़ा पर्वत की बात करेंगे तो निक्स ओलंपिया, जो भी आपका कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं, शुक्र के बारे में जानते हैं। इसका नाम सुंदरता और प्रेम की जो रोमन देवी हैं वीनस, इनके नाम पर रखा गया है। बुध का है, यह सूर्य और सौरमंडल का सबसे छोटा और निकटतम ग्रह है। शुक्र को क्या बोलते हैं, भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है आपका। और बृहस्पति क्या सबसे बड़ा है, ठीक है, जुपिटर। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य से यह 5वां ग्रह है आपका, ठीक है। और अगर कभी पूछे एस्ट्रॉयड बेल्ट किन किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने अवेलेबल हो सकती थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। कौन सा है, 4 हमारा। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन का एनालिसिस और भी ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नए तरीके से नए पैटर्न के साथ री एग्जाम हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। बात करते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ये क्योंकि उस समय 2016 क्वेश्चन है, तो अब ऐसे तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ये मान के चलिए। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बच्चा ये जानता है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। आर्य समाज भारत में एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है, जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ये आर्य समाज की वाणी है कि आर्य समाज क्या कहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। तो पहले दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इनका इस धर्म के इस आंदोलन के इस आर्य समाज के मानना है कि एक ईश्वर एक ही है और उसकी मूर्ति पूजा उचित नहीं है। आप ईश्वर को एक मूर्ति का आकार नहीं दे सकते, ऐसा आर्य समाज का मानना है, ठीक है। तो अभियोजन को बढ़ावा देने वाला पहला हिंदू संगठन कौन था, आपका आर्य समाज था। दयानंद सरस्वती एक हिंदू विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, आर्य समाज के संस्थापक, वैदिक धर्म सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। 1876 में उन्होंने स्वराज्य के लिए पहली बार भारत को भारतीयों के लिए एक भारत के रूप में संदर्भित किया था कि भारतीयों के लिए एक भारत होना चाहिए। जैसे लोकमान्य तिलक के बाद में अपनाया गया, लोकमान्य तिलक ने भी इनको अपनाया, ठीक है। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार हुए हैं, इनमें राजा राम मोहन राय का बड़ा योगदान रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे सती प्रथा का अंत, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय का ही रहा है, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। विवेकानंद जी की अगर हम बात करेंगे, कौन नहीं जानता इनको। भारतीय हिंदू संत थे जो 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रहे। वह 19वीं शताब्दी में भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के करीबी अनुयायी थे। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, उसका भी जो भारत से नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया था, ठीक है। और इनके ही जन्म पर कब, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे भी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ये इतनी जानकारी जितनी इस बन सकती थी वो मैंने आपके सामने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो इसका जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यानी कि आपने देखा अगला टॉपिक क्या है, फैक्चुअल, जो आपकी स्टैटिक जीके है उससे भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और खास करके जो कि यूपी SSSC का एग्जाम है, तो आपको यूपी के बारे में जो भी जितनी भी स्टैटिक जीके है, जितनी भी जानकारी है वो आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, तो 1989 1989 में इसको भाषा घोषित किया गया था उर्दू को, सेकंड। अब बात करते हैं इसके थोड़ा डिटेल एनालिसिस की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि राज्य सरकारों को किसी भी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार है, जब तक कि वह संविधान में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में राज्य और आंकड़ों में उपयोग में है। मतलब कोई भी राज्य दूसरी भाषा भी बना सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में अपनाने के लिए उत्तर प्रदेश के फैसले को बरकरार रखा, ठीक है। अदालत के अनुसार राज्यों ने हिंदी की दूसरी भाषा के रूप में प्रदान करने के अलावा इस अधिकार को बनाए रखा, जिसने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करते हुए यद्यपि इसका प्रयोग राज्य में ना किया गया हो, एक बाधा नहीं है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप हिंदी का ही प्रयोग करें, अन्य राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक राजभाषा है, यानी कामकाज की भाषा, इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कहते हैं, क्योंकि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। विविधताओं का देश होने के कारण किसी पार्टिकुलर एक भाषा को इस पर उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसे उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में अपनाने के लिए राज्य सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नीचे आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने छोड़ रहा हूँ इसको, आप पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्टील उत्पादन से संबंधित नहीं है। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कहाँ पर स्टील का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो जमशेदपुर झारखंड में होता है, वर्णापुर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर भी होता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी होता है। जो झारिया झारखंड है, यहाँ पर स्टील का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, कोयले का उत्पादन होता है। तो डेफिनेटली यही आपके स्टील के उत्पादन से संबंधित नहीं है। थोड़ा एडिशनल जानकारी देखते हैं। झारिया झारखंड स्टील के उत्पादन से संबंधित नहीं है। 2019 में
ठीक है, इतने मिलियन टन के उत्पादन के साथ भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा स्टील उत्पादक था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2019 की जो रिपोर्ट आई थी इसमें स्टील उत्पादन में जो इंडिया की कंडीशन थी वो सेकंड नंबर पर थी पूरे वर्ल्ड में। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भारत में कितने प्रकार के आयरन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के आयरन पाए जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और महत्वपूर्ण उत्पादक, ये 3 प्रकार के आयरन यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कौन से राज्य के किस जिले में आपके इस्पात संयंत्र केंद्र स्थित हैं जहां पर इनका उत्पादन किया जाता है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो दुर्गापुर, आसनसोल, ये आपके जिले हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई, रायगढ़ है। झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तारापुर और धर्मतर है। उड़ीसा में अंगुल, राउरकेला, करीमनगर। कर्नाटक में होसपेट, भद्रावती। गुजरात में हाजिर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में सालेम। ये आपके राज्य हैं और राज्य के ये जिले हैं जहां पर स्टील का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसी लोकायुक्त ने अधिकतम समय तक कार्यालय की सेवा की है? तो कौन से ऐसे लोकायुक्त थे जिन्होंने अधिकतम समय तक सर्विस दी अपनी? तो वो थे आपके न्यायमूर्ति एन मल्होत्रा, ठीक है। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम का नाम पूर्व लोकायुक्त एन के मल्होत्रा ने 16 मार्च 2006 को रखा था, ठीक है। जो लोकायुक्त अधिनियम था 16 मार्च 2006 को रखा गया था। 15 मार्च 2012 को उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी दिन और बाद में 18 मार्च को 6 से 8 साल की अवधि बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू रखा। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हुए गोपनीयता की आवश्यकता का हवाला देते हुए 31 जुलाई 2012 को लोकायुक्त के कार्यालय को 2005 के आरटीआई अधिनियम से बाहर करने का फैसला लिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, इसलिए आरटीआई इसमें नहीं लगाई जा सकती है लोकायुक्त इसमें अधिनियम में, ठीक है। एन के मल्होत्रा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकायुक्त थे, जिन्होंने 9 साल तक अपनी भूमिका निभाई इन्होंने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार का आह्वान करते हुए 16 सितंबर 2015 को एक नए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नाम दिया, ठीक है। अपनी संवैधानिक शक्तियों के आह्वान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2015 को न्यायमूर्ति बीरेंद्र सिंह को नए लोकायुक्त के रूप में नामित किया था। ये उसके बाद दूसरे लोकायुक्त बन गए थे आपके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोकायुक्त भारतीय राज्य का भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है, यानी कि जो लोकायुक्त ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया कि जो आपका भ्रष्टाचार होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, उस पर जांच की जा सके, इसलिए इसके अधिनियम की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 1975 के लोकायुक्त अधिनियम ने लोकायुक्त की भूमिका बनाई थी, ठीक है। बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 28 जनवरी 2016 को अपने पिछले आदेश को वापस लिया और एक नया नाम दिया इसको लोकायुक्त, ठीक है, लोकपाल का नाम दे दिया गया। अब यहाँ पर जितने भी आपकी फैक्चुअल जानकारी थी आपके लोकायुक्त से लेकर के उत्तर प्रदेश में कौन सा अधिनियम था, किसने इसको अप्लाई किया था, कब इसको अप्लाई किया था, सारी जानकारी आपके सामने है, तो आप इनको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अशोक जो स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा जानकारी जानते हैं। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो आपके वो शेर देखते हैं आपको 3 शेर, ठीक है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका अन्य जानवरों से घिरे एक विस्तृत आधार पर 4 एशियाई शेरों को दर्शाती एक मूर्ति है, तो 4 है यहाँ पे, 3 नहीं है, सॉरी, ठीक है, 4 शेर हैं आपके। 1950 में इसका एक ग्राफिक चित्रण भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर अपने शासनकाल के दौरान मूल रूप से लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल पर अशोक स्तंभ के ऊपर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और जो लायन कैपिटल अब भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है, जो आपका रियल लायन कैपिटल है, लेकिन दीवार जिसे अशोक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है वो अभी भी जहाँ के तहाँ खड़ा हुआ है। आगे हम अगर बात करेंगे, यह अशोक के स्तंभों के समान कुछ अन्य जीवित राजधानियों में से अधिक विस्तृत था, जो पूरे भारत में स्थापित अशोक के स्तंभों को प्रभावित करती है, जिनमें से अधिकांश शीर्ष एक एकल जानवरों की सुविधा है। सांची में 4 शेरों में से एक अन्य कमजोर समूह बच गया है। पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर को एकल ब्लॉक से कटे हुए राजधानी के अक्सर अलग टुकड़ा था। इसमें 4 एशियाई शेरों को दिखाया गया है, ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो उनके बारे में बताई गई हैं, कहाँ पे दौड़ते हुए घोड़े बनाए गए हैं, कहाँ पे हाथी बनाए गए, सारी जानकारियां हैं। राजधानी को एक बार धर्म चक्र का ताज पहनाया गया था, जिसमें 24 तिल्लियां थीं, जिनके टुकड़े उस स्थल पर खोजे गए थे जहां पर ये मिला हुआ धर्म चक्र आपका, ठीक है। तो यहाँ पर और भी एडिशनल जानकारी आपने देखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। कन्या विद्याधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किस श्रेणी को उत्तीर्ण पास या करने के बाद ये प्रेरक पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो डेफिनेटली ये 2016 का क्वेश्चन है। उस समय अखिलेश यादव जी, ठीक है, आपके सीएम थे और उनकी करंट अफेयर्स यहाँ पे आई थी। तो आपको जो करंट का क्वेश्चन है, जो कन्या विद्याधन योजना है, ये 12वीं पास में के बाद दिया जाता था, ठीक है। तो यूपी कन्या विद्याधन योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये उस समय का है, ध्यान रखिएगा। इस नियम के अनुसार जो आवेदक है उसको 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त की जाएगी। इसमें क्या था
कि केवल यूपी स्टेट बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, ठीक है। जिसमें अब इसके लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया था, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी मदरसा, संस्कृत मॉडल, अन्य सभी को भी इसमें क्या कर दिया था, शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है, लखनऊ है। राज्यपाल वर्तमान श्री आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये आपके डिप्टी सीएम है। तो ये करंट का उत्तर प्रदेश की जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन समुद्र तल से उच्चतम स्तर पर स्थित है, मतलब बिल्कुल ऊपर स्थित है, तो वो आपका है ऊटी है, ठीक है। आप कहेंगे सर शिमला है, हिमाचल प्रदेश तो और ऊंचा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे किसकी बात की जा रही, हिल स्टेशन की बात करी जो समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, तो समुद्र तल से आपका ऊटी है। अब इनके बारे में थोड़ा जानकार करते हैं। समुद्र तल से ऊटी ऊंचाई लगभग 2240 मीटर है, मतलब 7350 फीट। ऊटी यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले का एक शहर और नगर पालिका है। यह नीलगिरी जिले के एक प्रशासनिक केंद्र है जो कोयम्बटूर के उत्तर में 86 किलोमीटर और मैसूर में 128 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये इसलिए ये ऊटी आपका बहुत ही फेमस है। कभी आप घूमने जाना हो बिल्कुल जाइएगा, मस्त जगह है, ठीक है। शिमला की बात करते हैं। ये भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसमें 1864 में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसको नामित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद शहर ने पंजाब की राजधानी और बाद में हिमाचल प्रदेश का नाम बदल दिया। यह 7 स्पर के साथ एक रिज के साथ फैला हुआ है, रिज मतलब घाटी होती है, और औसत जो इसकी ऊंचाई है वो 2206 मीटर है। ये 2240 है ऊटी, और शिमला आपका 2206 है। कंपैरेटिवली ऊटी आपका ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग की बात करेंगे, ये पश्चिम बंगाल राज्य का एक शहर है। ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, लोएस्ट हिमालय में पाया जाता है। डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश राज्य में चंबा जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है और इसकी समतल से ऊंचाई 1970 मीटर है और इसे 5 पहाड़ियों पर बनाया गया है। किसको, डलहौजी एक जगह है घूमने वाली। कभी आप शिमला जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो गाइड होंगे वो डलहौजी जरूर दिखाने जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन से रिलेटेड जानकारियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो वो आपकी कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। अब ये अलग अलग समितियां हैं, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों को जोड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों पर सिफारिश करने के लिए 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। अब कुछ यहाँ से ये भी बन सकता है कि किसने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था और कब किया था। 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसकी गठन किया गया था, ठीक है। समिति ने प्रस्ताव सामने लाए और कहा संविधान मौलिक कर्तव्यों पर एक विशेष अध्याय प्रदान करता है। इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा उन्हें अभी भी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। 1976 में कांग्रेस की नेतृत्व वाली संघीय सरकार ने इन सिफारिशों को अपनाया और 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या कर दिया गया, इनकी जो सिफारिशें थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वो उनको मान लिया गया और संविधान के 4A में इस संशोधन के परिणाम स्वरूप इसको जोड़ दिया गया। फाइनली 16 जनवरी 1957 को भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2 अक्टूबर 1953 का आकलन करने और उनके परिणामों में सुधार के लिए जो सिफारिशें बनाई गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी उनके लिए। तो ऊपर हमने स्वर्ण सिंह समिति की क्या किसके लिए बनाई गई थी वो देखा। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ये किसके लिए बनाई गई थी और कब बनाई गई थी उसको देखा। और बलवंत राय जी मेहता जी ने समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। किस समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति, इसलिए उसका नाम क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिए इस समिति का गठन कब किया गया था, 16 जनवरी 1957 को किया गया था। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वृत्तचित्र फिल्म श्रेणी के लिए वर्ष 2016 में किसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, ये उस समय का क्वेश्चन है। आसिफ कपाड़िया को किया था। अभी वर्तमान में जो नाटू नाटू सॉन्ग को भी आपका ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है संगीत के क्षेत्र में, तो आपको करंट के क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। आसिफ कपाड़िया को वृत्तचित्र फिल्म के लिए 2016 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। तो ये उनके बारे में सारी जानकारी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए बॉलीवुड के AR रहमान, ठीक है, इनको भी मिल चुका है आपका अवार्ड। कौन सा वाला, यही ऑस्कर अवार्ड सिंगिंग में, ठीक है। डॉनी बॉयल के स्लमिंग मिलेनियर में मूल स्कोर और मूल गीत के लिए ऑस्कर जीता था। नाटू नाटू सॉन्ग को वर्तमान में मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में फनी, ये 2016 के क्वेश्चन है तो इनके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप करंट के क्वेश्चन पढ़िए। 2022 से लेकर 2023 तक जो आपके अवार्ड वगैरह मिले उनको पढ़िएगा आप। जो सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक के मास्टर कौन हैं, ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस पर आप जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर जो कुमार गौरव सर हैं उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, पार्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके, तो डेफिनेटली वो अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ पर आप जाकर के इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में जो करंट का क्वेश्चन है वो उनसे देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने वृद्ध नागरिक के लिए मासिक पेंशन में वृद्धि की मंजूरी दी है। पिछली और संशोधित पेंशन राशि क्या है वो समाजवादी सरकार, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो वो 400-500 रुपये प्रति माह थी, लेकिन आपको करंट वर्तमान की उत्तर प्रदेश की करंट आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो 60 से 79 वर्ष के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन 100 माह, ये उस समय का करंट क्वेश्चन, मुझे लगता है इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैंने जो था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां, वर्ष 2015 के लिए किसी भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया। देखो ये भी अवार्ड्स आपको पढ़ के जाने हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2015 की करंट है, उस समय मिला था श्रीजेश रविंद्रन को, तो ये उनके बारे में है, ठीक, आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस खेल में मिला हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और भारत के पेशेवर फील्ड हॉकी गोलकीपर हैं परवत्तु रविंद्रन श्रीजेश, उनको ये मिला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर और संबंधित जानकारियाँ हैं, यहाँ पे देख लो। 2020 तक इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक वस्त्र और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल था किसी में, अर्जुन अवार्ड में, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बाबरनामा बाबर ने लिखी है, बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा जो बुक है इनायत खान के द्वारा लिखी है, सही है, बात है, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई, लेकिन हुमायूं नामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई है। जानकारी करते हैं, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा को, ठीक है। अपने गुलबदन कौन थी? ये हुमायूं की बेटी थी। अपने पिता हुमायूं की जीवन गाथा उजागर करने के लिए अकबर के प्राधिकार पर पुस्तक हुमायूं नामा इन्होंने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। सम्राट बाबर की बेटी गुलबदन बेगम मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य की संस्थापक थी। उनका सबसे प्रसिद्ध काम उनके सौतेले भाई सम्राट हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखना था, जिससे उन्होंने अपने भतीजे सम्राट अकबर के कहने पर लिखा हुआ था। बाबर की गुलबदन की स्मृति संक्षिप्त है, लेकिन वह अपने सौतेले भाई कामरान मिर्जा के साथ संघर्ष के बारे में हुमायूं के घर का ताज़ा विवरण और दुर्लभ विवरण सामने प्रस्तुत करती हैं। तो ये उनका संबंधित रिलेटेड जानकारी है। बाबरनामा जो किताब है, ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक तैमूर के पड़ प्रपौत्र, ठीक है, अहर उद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा लिखित है, ठीक है। और शाहजहांनामा जो किताब है, ये मुगल बादशाह शाहजहां संबंधित कार्यों की एक शैली है, ठीक है, जो भव्य रूप से प्रकाशित हुई थी। मुगल सम्राट नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की आत्मकथा तो जो कि जहांगीरी के नाम से जानी जाती है, जो कि और जो मोहम्मद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर हैं, ये 1569 से लेकर 1627 तक जीवित रहे आपके। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 है, किससे संबंधित है? ये आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई? आयरलैंड से ली गई है। भारत के संविधान का आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। इस संविधान में कुछ और होने के बावजूद संसद अपने घटक शक्ति से, मतलब जो भी चेंजमेंट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आर्टिकल 280 ये किससे संबंधित है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध को निर्धारित करने के लिए आर्टिकल 280 है, ठीक है, जिसमें नियमित रूप से भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्त करते हैं वित्त आयोग को। आर्टिकल 352 आपातकाल की घोषणा करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 356 है, 360 है। ये देखो 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात 356 है, और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 है, और 324 चुनाव के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर के जो दस्तावेज है पूरे चीज़ को, जैसे आप कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर पूरा सिलेक्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? CTRL+A का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। कुछ शॉर्ट आपको यहाँ पे देखना, कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज भी याद रख के जानी है, ठीक है। ये आपको कॉपी करने के लिए क्या है? Ctrl+C है। पेस्ट करने के लिए क्या है? Ctrl+V है। सिलेक्ट करने के लिए क्या है? Ctrl+A है। कीबोर्ड में कट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। Ctrl+K इसका प्रयोग क्या होता है? हाइपरलिंक डालने में इसका प्रयोग किया जाता है। Alt+ जो F5 है, ये जो विंडो आपकी खुलती है उसको रिस्टोर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी शॉर्टकट कीज आपको याद रख के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द्विआधारी संख्या 1011 का दशमलव समकक्ष क्या होगा? यानी कि ये भी ध्यान रखो, बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तन करना भी आपको आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये लिखा है 1011, ठीक है, ये आपका क्या है? बाइनरी है, तो यहाँ पे क्या होता है? 2 होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल। डेसिमल किस बेस पर चलता है? 10 के बेस पर चलता है। इसको लिखा कैसे जाता है? 1 × 2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी डिजिट हैं उतने ही 2 की पावर लगा देते हैं। फिर क्या आता है? 0 × 2 की पावर 2, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट बचती हैं। फिर आपका क्या आता है? 1 × 2 की पावर 1, फिर क्या आता है? 1 × 2 की पावर 0। ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो 1 × 2 की पावर 8 करें, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो? 11 हो गया। 11 बेस 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका डेसिमल रूपांतरण क्या होगा? ये होगा 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चेंज करना आपको आना चाहिए बाइनरी से डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। हाँ, वही एक्सप्लेन करके ये दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो पीपीपी है, एफटीपी है, यूआरएल है, ईपीएफ आपका संबंधित नहीं है। इनके फुल फॉर्म आपको बताते हैं, क्योंकि जो ईपीएफ है इसका फुल फॉर्म होता है कर्मचारी भविष्य निधि, यानी कि एम्प्लॉय जो आपका क्या बोलते हैं फ्यूचर के लिए जो फंड होता है ना, प्रोविशनली फंड, उसी को बोलते हैं ईपीएफ। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित नहीं है, ये भविष्य निधि से संबंधित है। ठीक है, 1952 का बिल नंबर 15 इसके द्वारा इसके अंतर्गत आएगा कि जो भी गवर्नमेंट जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपका एक छोटा सा अमाउंट क्या होगा, आपकी भविष्य की निधि के लिए एक फंड एक जमा होता है। ठीक है, पीएफ जिसको कहा जाता है, वही फुल फॉर्म इसका ईपीएफ होता है, क्योंकि एम्प्लॉय का होता है वो प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब जो पीपीपी है ये आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कंप्यूटर से रिलेटेड है, और एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका कंप्यूटर संबंधित है, और यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 20, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपकी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी क्या होती है? ये स्थायी मेमोरी नहीं होती है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो आपकी रोम होती है, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, क्या कहते हैं इसको? रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी को इसको स्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये परिवर्तित नहीं होती है। प्लग इन कार्ट्रिज युक्त रूप रोम का प्रयोग है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वीडियो गेम वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायोड मैट्रिक्स, मास रेंटेड सर्किट, आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब क्या है आपकी हैं। आपको क्या होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जो जनरेशन हैं, किस कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया, किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर चलता था, उसमें प्रोसेसर कौन सा था। ठीक है, और ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पहली जनरेशन है इसमें आपका किसका, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे हम लोग। ठीक है, दूसरे नहीं, पहले वाले में क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब का था, सेकंड वाले में आपका ट्रांजिस्टर था, तीसरे वाले में फिर आईसी चिप्स आ गई थी, चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। तो ये 4 अलग अलग जनरेशन में अलग अलग प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया 21, 2016 से 17 के लिए रक्षा बजट के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की रैंकिंग क्या है? ये उस समय की इंडिया की रैंकिंग चौथी थी। तो आपको क्या वर्तमान की ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भारत की रैंक वर्तमान में कहाँ पे क्या चल रही है। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और मुगल सेना हेमू के बीच लड़ा गया था, और यह अकबर का सेनापति जो खान था जमान प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी, क्योंकि इसमें आपके अकबर जी की सेना जीत गई थी। पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर ने आगरा और दिल्ली को अधिक प्रतिरोध के लिए मतलब इसको बिना ले लिया, मतलब बिना उसको उन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाले हुए इसको आराम से अपने ओर ले लिया। ठीक है, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध भी आपको 3 युद्ध हुए थे। जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था, पहला युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो तीनों आपको ये याद रखने हैं किन किन के मध्य हुए थे और कौन इनमें विजयी रहा था, ये तीनों जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो तीनों की जानकारी आपके सामने पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से कि पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ 21 अप्रैल 1526 को, दूसरा कब हुआ आपका 5 नवंबर 1556 को, तीसरा कब हुआ 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2016 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में मुक्केबाजी के लिए क्वालिफाई किया है? ये उस समय का क्वेश्चन था, शिव थापा। करंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। ये 256 किलोग्राम से खेलते हैं शिव थापा, लेकिन आपको वर्तमान में क्या करना है, करंट क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सिराज गोपालाचारी ये कौन से पहले कौन था? तो डेफिनेटली सिराज गोपालाचारी ये भारतीय गवर्नर थे, लेकिन इससे पहले स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो सिराज गोपालाचारी ने 1948 से लेकर 1950 तक लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में उत्तराधिकारी बनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद में भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो वो आपके सिराज गोपालाचारी थे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिलहाल 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। पृथ्वी की रासायनिक संरचना में जो आयरन है यानी कि Fe लोहा, इसका परसेंटेज कितना है? 32 से 35% आयरन आपका पाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो जो लोहे की मात्रा 35%, ऑक्सीजन की मात्रा 30%, सिलिकॉन की मात्रा 15% और मैग्नीशियम की मात्रा 13% है। इन्हीं से लेकर के हमारी पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग जो परत होती हैं पृथ्वी की, उन पर अलग अलग पार्ट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और जो क्रस्ट होता है जो कि लगभग 98% ऑक्सीजन इसमें पाई जाती है, क्रस्ट ऊपर वाले भाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको जनगणना भी याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की खासकर किस जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, कहाँ पे कम लिटरेसी रेट है, ये सारे जिलों के नाम। ठीक है, ये सब आपको याद रख के जाने हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नया डाटा भी आया नहीं, 2011 के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। तो इसमें अगर हम जानकारी देखेंगे, मौजूदा दशक उत्तर प्रदेश में राज्य का घनत्व 2148 प्रति वर्ग मील है। उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या वही मतलब उसको दे दिया गया उसमें। उत्तर प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य इतने किलोमीटर में फैला हुआ है, ये एरिया दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। वर्ष 2016-17 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मूल बजट अनुमानों की तुलना में 2016-17 के लिए ये, हाँ, यूपी का बजट, ये देखो एक नया टॉपिक मिला, मैंने कहा था कॉपी खोल के रख लो, ये भी आपको तैयार करके जाना है यूपी का बजट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं तो इस बार भी बनने की पूरी संभावना है। तो वो कितना था 14.1%, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुराना करंट है, कोई बात नहीं है। आगे देखो, पृथ्वी की रेडियस कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या याद रख लो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरा व्यास होता है, अगर हम इधर आधे की बात करेंगे तो ये 6371 किलोमीटर है, क्योंकि जो पृथ्वी है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर की क्रस्ट है, पपड़ी, अर्छदन, कोर, ये 3 भागों में आपका बटा हुआ है। जो क्रस्ट है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, ठीक है, और जो कोर है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, और 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है आपकी कौन, कोर। पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6371 किलोमीटर है, और जो ऊपर वाली पपड़ी है, टिक्रस्ट जिसको कहा जाता है, 21 मील है, मोटी है। मेंटल आपकी जो बीच वाली है वो आपकी 2855 किलोमीटर है। इतना ये कौन कितना किलोमीटर है, ये कम 5 चांसेस हैं, आप इतना रखिए। 3 प्रकार की परतों से पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है। सेक्स रेशियो की बात की तो आपका जो जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, इसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है। वैसे अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ये क्या होता है इसमें, जो कितने महिलाओं पर, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, उसकी बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे ज़्यादा, हाँ, तो आपका जौनपुर जिले में है, ठीक है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं। जौनपुर के बाद आजमगढ़ आता है, फिर आपका देवरिया आता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जौनपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी 1027 पर 1000, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात हो रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका इस एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया गया है। तो HP मोदी थे, कन्हैयालाल मुंशी थे, ये भी थे, भानुगुप्ता नहीं थे, ठीक है। HP मोदी को 1949 से 1952 तक रहा। कामियालाल मोहनलाल मुंशी ये 2 जून 1952 से तब तक रहे, ठीक है। और जो बगरौल रामकृष्ण राव हैं ये आपके 12वें राज्यपाल थे, ये दूसरे थे, ठीक है। ये आपके अलग अलग रहे हैं 1 जुलाई से 1960 से 15 अप्रैल 1962 तक। तो इसमें जो श्री चंद्र भानुगुप्ता हैं ये आपके नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे वो 3 क्वेश्चन थे जो आपके 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे, वीडियो के एग्जाम में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, इन क्वेश्चन को तो देखा ही देखा है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन उनके एनालिसिस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने देखा, और साथ ही साथ में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक को भी आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा कॉपी में। तो उन टॉपिक को आप बिल्कुल अपनी किताबों से सेल्फ स्टडी करते रहिए, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके लिए बिल्कुल करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सपोर्ट बिल्कुल करें, धन्यवाद।